जय हिंद एवरीवन। आज के इस वीडियो के बाद आपके 3 से 4 मार्क्स पक्के होने वाले हैं सीएचएस की तैयारी में। तो चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन की एक नई शुरुआत हम लोग कर रहे हैं। क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 है ये। और जिन भी बच्चों को, देखो मैंने बार बार बोल रखा है, आपको पहले की वीडियोस में बोल रखा है कि एनसीईआरटी एटलीस्ट आप पढ़ के आइए। आप 10th पास कर चुके हैं, 9th पढ़ चुके हैं, आप 10th पढ़ चुके हैं, आप अब आप क्लास 11th में जाने वाले हैं, क्लास 11th की एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो मैं इतना तो जरूर मान के चल सकता हूं कि 9th और 10th आपने अच्छे से पढ़ रखा होगा। नहीं भी पढ़ रखा होगा तो मेरे कहने के बाद आप क्लास 9th और 10th की एनसीईआरटी पढ़ के आ रहे होंगे, मैं जिन चैप्टर्स को आपको पढ़ा रहा हूँ। अब आपको ये कैसे पता लगेगा भैया मैं कौन सा चैप्टर आपको पढ़ा रहा हूँ? तो सिंपल सी बात, उसके लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। फ्रॉम टुडे आई विल अपडेट एवरीथिंग कि आपको कौन से चैप्टर्स वहां पे मैं पढ़ाऊंगा, अपकमिंग लेक्चर्स किस चैप्टर के होंगे। तो उन चैप्टर्स के लिए आपको सिंपल सा काम करके आना है कि एनसीईआरटी उनकी अच्छी सी पढ़ के आनी है। अगर ये आप पढ़ के आएंगे, लाइन बाय लाइन पढ़ के आएंगे, तो आपको जो मैं क्वेश्चंस दिखाऊंगा, देखो मैं एक चीज आपको यहीं पे गारंटी कर रहा हूँ, यहीं पे चीजें दिखाने की कोशिश करूंगा कि जो भी चैप्टर आप मेरे साथ पढ़ोगे, जो भी चीजें आपको मैं पढ़ाऊंगा, वो अपकमिंग जितने भी थ्योरी होगी, जितने भी क्वेश्चंस होंगे, वो सब कुछ आपको एनसीईआरटी के अराउंड ही देखने को मिलेंगे। वो या तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो सकते हैं, या फिर मैं जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपके लिए सेलेक्ट करके ला रहा हूं कि भाई ये गेस्ट क्वेश्चंस हो सकता है, या फिर उस पैटर्न पर बेस्ड हो सकता है जो सीएचएस बार बार आपसे पूछता है। तो वो सब कुछ आप देख पा रहे होंगे कि एनसीईआरटी के ही अराउंड घूम रही होंगी। इसलिए मैं बार बार आपसे फोकस कर रहा हूं कि आप 9th और 10th की एनसीईआरटी करके आइए। जो चीज उसके बाहर की होगी वो मैं कराने की जिम्मेदारी रखता हूँ, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको कंप्लीट कराने की, क्योंकि आप ये लेक्चर देख रहे हो तो मुझे अपना समय दे रहे हो आप, ठीक है, समय दे रहे हो तो मैं कुछ आपको चीजें गारंटीड सिखा के जाऊं ताकि एग्जाम में आप वो करके आइए। तो जितनी चीजें मैं बोल रहा हूं उसको फॉलो करते जाइए और मेहनत करते जाइए। आपका रिस्पांस दिख भी रहा है, आपका प्यार दिख भी रहा है। बस एक छोटा सा जरूर काम किया करिए, अगर आप वीडियो देखते हैं तो लाइक और कमेंट जरूर किया करो रिस्पांस के बेसिस पर, कहां से वीडियो देख रहे हो, कितनी % आपकी तैयारी हो चुकी है और ये वीडियो आपको कितनी हेल्प कर रही है आपकी तैयारी में। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरुआत करते हैं अपने इस प्यारे से चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन की। देखिए अगर मैं शुरुआती बात करूं, 3 से 4 मार्क्स पक्के का मतलब ये कि यार हर साल लगभग देखा गया 2 से 3 क्वेश्चन तो आने ही आने हैं। अगर एक्स्ट्रा पूछ दिए थे तो एक क्वेश्चन और, दैट इज 4 क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। बट मोस्टली 2 से 3 क्वेश्चन आपके आने, क्योंकि इंपॉर्टेंट चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर है। यहाँ से केमिस्ट्री की प्रैक्टिकल विजुअलाइजेशन शुरू होती है कि आपके अराउंड जितनी भी चीजें चल रही हैं, लाइक आप देखते हो, आप खाना खाते हो, तरह तरह की चीजें होती हैं। ठीक है, खाना खाते हो, अगर बायोलॉजिकल एक्टिविटी की मैं बात करूं, सिंपल सी खाना खाते हो, आपके पास चावल खाते हो या फिर ब्रेड खाते हो या फिर तरह तरह की चीजें खाते हो, आलू खाते हो, उसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। वो टूट के हमें क्या करते हैं, एनर्जी देते हैं। सिंपल सी बात, अगर मैं बोलूं सिंपल सी बात, एनर्जी देते हैं। तो वहां पे कुछ ना कुछ केमिकल कंपोजिशन का लोचा हो रहा होगा, बिल्कुल होता है। क्या होता है भैया, ग्लूकोज टूटता है। ठीक है, कैसे, हमारी जो भी ऑर्गन्स होते हैं वहां ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है ड्यू टू रेस्पिरेशन प्रोसेस। अब वो ऑक्सीजन कंबाइन करता है, ग्लूकोज को तोड़ने के बाद हमें एनर्जी प्रोवाइड कराता है। ठीक है, ये सब कुछ कैसे पता लगेगा, जब एनसीईआरटी आप पढ़ोगे लाइन बाय लाइन, है ना। आपके मन में डाउट होता है भैया आप इतनी चीजें बताते जा रहे हो, हमें पता ही नहीं चल पाता ये कहाँ से हम पढ़ें, कैसे चीजें पढ़ें। तो सिंपल सा, जब एनसीईआरटी पढ़ोगे तुम्हें हर एक चीज क्लियर हो जाएगी, इतनी डीप में चीजें तुम्हें क्लियर हो जाएंगी ना कि तुम्हें एनसीईआरटी या फिर किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करोगे तुमसे डर ही नहीं लगेगा तुम्हें किसी चीज से। तो केमिकल रिएक्शन है क्या, जो भी हमारे आसपास केमिकल कंपोजिशन का झोल होके तरह तरह की नई चीजें फॉर्म हो रही है, वही केमिकल रिएक्शन होती है। ठीक है, या फिर अगर आप तरह तरह की चीजें, आयरन, अगर सबसे बेसिक एग्जांपल मैं लूं, सबसे बेसिक एग्जांपल, तो हमारे पास रस्टिंग ऑफ आयरन सबसे बेसिक एग्जांपल है केमिकल रिएक्शन का। रस्टिंग ऑफ आयरन, आप देखते हो घर पे कि आप कोई भी लोहा खरीद के लाओ और उसको बाहर छोड़ दो, थोड़ा सा बारिश का मौसम हो तो जल्दी रस्ट हो जाएगा, या फिर भीगा के उसको बाहर छोड़ दो तो सिंपल से उसकी रस्टिंग होने लगी। ये क्या है, केमिकल रिएक्शन हो रही है उसके ऊपर, केमिकल कंपोजिशंस का लोचा हो रहा है। मतलब एक केमिकल कंपाउंड मिलकर दूसरे केमिकल कंपाउंड से तीसरा कुछ बना दे रहा है, तो ये केमिकल रिएक्शन हो गई। अगर उसको हम अपने प्रैक्टिकली साइंटिफिक लैंग्वेज में दिखाने की कोशिश करें, दैट इज केमिकल इक्वेशन। अब जैसे मैं अगर आपसे बोलूंगा कि भैया आयरन प्लस ऑक्सीजन मिलके बना रहा है, तो कितना अमाउंट ऑफ आयरन, कितना मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन मिलके इस रिएक्शन को कंप्लीट कर रहा है, वो कैसे आप दिखाओगे, उसके लिए हम केमिकल इक्वेशन का यूज करते हैं। राइट, तो हम केमिकल इक्वेशन क्यों यूज करते हैं, क्या कि हम चीजों को शो कर पाए कि हाँ ये रिएक्शन ऐसे हो रही होगी, ये प्रोसेस ऐसे हो रही होगी। तो जब आप ऑन पेपर किसी चीज को दिखाते हैं तो वहां इक्वेशन का यूज करते हैं। अगर आप थियोरेटिकली बोल रहे हैं तो आप थियोरेटिकली वर्ड इक्वेशन का यूज कर सकते हैं। तो इक्वेशन भी 2 तरीके की होती है। पहला क्या होता है, वर्ड इक्वेशन, जहां पर हम नॉर्मली लिख लें। दूसरा क्या होता है, दैट इज न्यूमेरिकल बोल सकते हो, न्यूमेरिकली आप बोल सकते हो। ठीक है, न्यूमेरिकली, या फिर आप दैट इज सिंबल इक्वेशन। ठीक है, सिंबल इक्वेशन, सिंबल बेसिकली न्यूमेरिकली नहीं बोलोगे,
मेरा टर्म दिमाग में अचानक से आ नहीं रहा था, तो सिंबल इक्वेशन आप बोल सकते हो। फर्स्ट वन इज वर्ड इक्वेशन, सेकंड वन इज सिंबल इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन अगर एग्जांपल मैं लूं आपसे तो आप बोलोगे 100 रुपए, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे 100 रुपीज। अगर आप सिंपल सी बात करोगे तो 100 रुपीज, तो ये क्या हो गई भैया, दैट इज वर्ड इक्वेशन। अगर आपको मैं 100 रुपए दे रहा हूँ, दैट इज वर्ड इक्वेशन, दैट इज 100 रुपीज। अगर मैं आपसे यहाँ पे लिख दूं सिंपल सा ₹100, तो बात तो दोनों सेम सेंस कर रहे हैं, लेकिन एक सिंबॉलिक इक्वेशन में 100 सिंबल बना के आपको दिखा रहा हूँ, एक में क्या दिखा रहा हूँ, आपको नाम लिख के पूरा डिटेल में दिखा रहा हूँ। तो ऐसे ही जब मैं कंपाउंड्स का नाम लिख के दिखाऊंगा, दैट इज उनके नाम को लिख के दिखाऊंगा। जैसे मैं आपसे बोलूं कि आयरन प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मिलके क्या बना रहा है, आयरन ऑक्साइड बना रहा है, आयरन ऑक्साइड बना दे रहा है। तो ये क्या हो गई आपकी वर्ड इक्वेशन हो गई। जब मैं कंपाउंड्स, केमिकल या फिर एलिमेंट जितने भी तरह तरह के हैं उनका नाम लिख के रिएक्शन को दिखा रहा हूं, तो दैट इज वर्ड इक्वेशन। अगर मैं उनकी इक्वेशन, जैसे आयरन का क्या हो गया Fe हो गया, ऑक्सीजन का क्या हो गया O2 हो गया, बन के क्या बन गया Fe3O4 बन गया, तो ये क्या बन गया आपके पास सामने, दैट इज सिंबॉलिक इक्वेशन। क्लियर बात, तुम्हें समझ में आ गई बात इतनी सी। देखो बहुत ज्यादा डीप में नहीं है, बट थोड़ी बहुत ऊपरी चीजें हमें समझ के चलनी है। तो सिंबल इक्वेशन क्या होती है, वर्ड इक्वेशन क्या होती है, ये बात आपको समझ में आ गई। अब आगे की प्रोसेस पे चलते हैं। अब बात करते हैं इनको बैलेंस करने की। देखो बैलेंस करने की अगर मैं बात करूं तो सिंपल से इसकी बात होती है लॉ ऑफ केमिकल कंजर्वेशन, लॉ ऑफ केमिकल कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन कंजर्वेशन, या फिर लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन भी बोल सकते हो, कंजर्वेशन, ठीक है, आप मास कंजर्वेशन भी बोल सकते हो, क्योंकि सिंपल से हम उसी पे बेस्ड ये फिनोमिना होता है। जैसे अगर मैं बात करूं, अगर आपके सामने सिंपल सी एक पोजीशन केस रखता हूं आपके सामने सिनेरियो, कि मान लीजिए आप दुकान पर गए चीनी लेने, दैट इज 1 kg आपको चीनी खरीद के लानी है, घर से मिला आपको 40 या 45 रुपए मिले। ठीक, आपने क्या किया, दुकान पर 1 kg चीनी खरीदा, अब बीच में आप घर पे ला रहे हो, ठीक है, आप दुकान से खरीद के ला रहे हो, देखो यहाँ पर आप दुकान खरीदे, ठीक है, दुकान पर, यहाँ पर आप घर पे लेके आए, ठीक, घर पे लेके आए। अब यहाँ पर आपने खरीदा 1 kg अमाउंट ऑफ चीनी, यहाँ पर आप लाए तो आपका होना तो चाहिए 1 kg, है ना, यहाँ पर लाए आप 1 kg। मान लीजिए एक केस, दूसरा सिनेरियो केस मान लीजिए कि आपने खरीदा 1 kg, यहाँ पर घर पर पहुंचा 900 ग्राम। अब मम्मी आपकी है थोड़ी सी सातिर, जैसे मेरी मम्मी थी, बहुत सातिर थी, कि वो कोई भी चीज मुझे खरीदने के लिए देती थी तो वो घर पे आके उसको चेक जरूर करती थी कि क्या ये उतना ही है, कम है, ठीक है, क्योंकि उनकी थोड़ी सी इंटरेस्ट उस फील्ड में ज्यादा था, क्योंकि वो पैसे या फिर सामान को लेके बहुत एक्टिव रहती थी। ठीक है, तो 1 kg कोई भी आप आइटम मान लीजिए खरीद के लाए हैं दुकान से, अब घर पे लाके 900 ग्राम हो जाएगा, मम्मी मान लो वेट कर ली आपकी, फिर आपको देंगी 1 घंटा, आप कहेंगे भैया 100 ग्राम चीनी कहाँ गई, है ना, तुम थे चीनी के थोड़े से शौकीन, क्योंकि बीच में आपने क्या किया होगा, या तो 100 ग्राम आप खा गए होगे, क्योंकि 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, ठीक है, तो 900 ग्राम घर पे लेके गए तो 100 ग्राम तो तुम खा गए, तो मतलब तुमने बीच में कोई ना कोई छेड़छाड़ की है, कोई ना कोई एक्सटर्नल काम तुमने बीच में किया है। अगर इस बीच के एक्सटर्नल काम को मैं हटा देता हूं, ये नहीं है मान लीजिए, तो आप जितना चीनी खरीदेंगे क्या उतना ही चीनी आपके घर पहुंचेगा, 1000 ग्राम ही पहुंचेगा, मतलब 1 kg ही पहुंचेगा घर पे। ये बात आपको क्लियर है कि अगर बीच में कुछ भी, अगर कोई भी बीच में कोई सिनेरियो नहीं आता है, तो हम जितना स्टार्टिंग में लेके चीजें चले थे उतना ही क्या लास्ट में होगा। बोलोगे बिल्कुल हाँ भैया, तो यही कहता है लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन, कि कोई भी चीज शुरू में जितनी थी वो प्रोडक्ट रिएक्शन कुछ भी उसमें कराओ उतनी ही चीज बाद में भी होनी चाहिए। तो रिएक्शन को लिखने का तरीका क्या होता है, यहाँ पर लिखा जाता है सबसे पहले रिएक्टेंट लिखा जाता है। रिएक्टेंट्स एक या दो से ज्यादा रिएक्टेंट आपस में मिलते हैं, जैसे A प्लस B मिलके किसी तीसरे का फॉर्म करते हैं C, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट बोलते हैं। तो लॉ ऑफ मास केमिकल कंजर्वेशन क्या बोलता है, मास कंजर्वेशन बोलो कुछ भी, ये क्या बोलता है कि टोटल जो इनिशियल, जैसे ये क्या था आपका इनिशियल केस, एक केस मानता हूं मैं इनिशियल केस, इनिशियल केस, इनिशियल केस, ये हो गया फाइनल केस जब प्रोडक्ट बन गया, इनिशियल केस। तो उसमें बोला जाता है कि जितना अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट प्लस प्रोडक्ट, देखो ध्यान से, आप हर जगह ये बात पढ़ते होंगे अभी तक कि रिएक्टेंट मस्ट बी इक्वल टू प्रोडक्ट, बट मैं ये चीज नहीं बताता हूँ आपको, थोड़ी सी डीप वाली कहानी बताता हूँ, ठीक है, ये आप जब 11th में जाओगे तब आपको लगेगा हाँ भैया ने उसी टाइम मुझे बता दिया था ये चीज, कि टोटल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, टोटल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट प्लस टोटल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट मस्ट बी इक्वल टू, ये किस केस में, इनिशियल केस में, मस्ट बी इक्वल टू टोटल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट प्लस टोटल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर द रिएक्शन, दैट इज फाइनल केस में। ये होगा हमारा लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, कि जितना इनिशियली दोनों था उतना ही दोनों का सम फाइनल में भी होना चाहिए। क्यों ऐसा होना चाहिए कि मान लीजिए मैं रिएक्ट कर रहा हूं, मान लीजिए ए रिएक्ट कर रहा है 10 kg ए है, ये 5 kg है मान लीजिए, ठीक है, तो बी 5 kg ऑफ बी 5 kg ऑफ ए से रिएक्ट करके 5 kg ऑफ सी बना दिया, लेकिन बचेगा क्या, भी 5 ए तो बचा है ना,
5A तो बचा है ना। अगर मैं अभी बोलूंगा आपसे, अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, अभी मैं अगर आपसे बोलूं तो आप बोलोगे कि इनिशियली भैया 10 kg थे या ये 5 kg ये था, ठीक है। बाद में ये कितना बन गया अपना, मान लीजिए 2C बन गया, या फिर इस तरीके से 10 बना दिया, क्योंकि 5 5 मिला के 10 ही बनेगा, ठीक है। तो मान लीजिए 10 यहाँ पर बन गया, तो बोलेंगे कि भैया इनिशियल कितना था जब रिएक्शन नहीं हुआ था, 10 5 15 था, बाद में कितना बना, 10 बन गया, ठीक है। लेकिन अभी भी 15 से 10 कैसे हो सकता है भैया, खत्म हो गया, मतलब 5 कहीं ना कहीं खत्म हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि 5 हमारा क्या रिमेनिंग है अभी रिएक्टेंट में, वो रिएक्ट ही नहीं हो पाया है, ठीक है। 5 अमाउंट ऑफ चीजें रिएक्ट ही नहीं हो पाई, इसलिए अगर आप देखोगे सिंपल इनिशियल केस में ये कितना था, 15 था, 10 5 15 रिएक्टेंट का, 5 0 था प्रोडक्ट का। अब यहाँ पर फाइनल में ये प्रोडक्ट में 10 बना था, रिएक्टेंट में कितना बचा है 5, तो 10 5 15, तो ये 5 + 10 यहाँ से बना, ठीक है। ये 0 हो जाएगा, ये 15 + 0, यहाँ पर जाओगे तो 10 + 5। अब देखो दोनों की अमाउंट ऑफ क्वांटिटी क्या है, बराबर है, मतलब जितना तुम रिएक्शन से पहले लेके चले थे उतना ही रिएक्शन के बाद भी तुम्हें चीजें मिल रही हैं, ठीक है। तो अब बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन के ऊपर ध्यान देते हैं। हम बैलेंस क्यों करते हैं, बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन क्या कहता है, नंबर ऑफ एटम्स या फिर नंबर ऑफ मोल्स, कुछ भी बोल लीजिए, नंबर ऑफ एटम्स या फिर नंबर ऑफ मोल्स, जितना इनिशियल था, इनिशियल केस में था, रिएक्टेंट केस में था, वही नंबर ऑफ एटम्स, वही नंबर ऑफ एटम्स या फिर मोल्स ऑफ एलिमेंट कब होना चाहिए, फाइनल के भी केस में होना चाहिए। यही बात हमसे क्या बोलती है, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन। इसी पर बेस्ड करके हम चीजों को, रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। बट मैं आपसे यहाँ पर सिंपल सी बात बोलूंगा, ये क्या है भैया, पूरा का पूरा तुक्का ट्रिक होती है, हिट एंड ट्रायल मेथड होता है, ठीक है। पूरा का पूरा क्या होता है, हिट एंड ट्रायल मेथड। आपकी कॉम्पिटिटिव बेस पे अगर आप कर रहे हो तो मैं सिंपल सी बात बोलूंगा, किसी एक एलिमेंट को पकड़ लेना, किसी भी ऑप्शन, अगर आप ऑप्शन चेकिंग के मेथड से करोगे तो जल्दी आपकी बैलेंसिंग हो जाएगी। कि हमें देखो प्रोसेस नहीं सीखना, प्रोसेस तुम सीख के आए हो कैसे बैलेंस करते हैं। हिट एंड ट्रायल मेथड है, सारे कंपोजिशन को लिखते जाते हैं, एक एक करके वेरी कराते जाते हैं, इससे आपका हो जाएगा कॉम्बिनेशन। लेकिन अगर मान लीजिए एग्जाम में आप फंस गए तब आप कैसे करोगे, तो सिंपल से रूल वहां पे आप क्या यूज करोगे भैया, आपको ऑप्शन चेकिंग मेथड के अकॉर्डिंग चलना, ऑप्शन चेक करते जाओ, बारी बारी से आपके ऑप्शन होते जाएंगे। चलो मैं आगे आपको दिखाऊंगा भी, या फिर आप सिंपल से यहाँ पर कोई भी, जैसे मैं बोल दे रहा हूँ, यहाँ पर मान लीजिए Fe + O2, सिंपल सा बेसिक इक्वेशन को यूज करते हैं, Fe3O4, ठीक है। कुछ भी हमें नहीं पता क्या है क्या नहीं है, हमें सिंपल सी बात इतनी पता है कि Fe + O2 को हमें बैलेंस करके चीजों को लाना है। बैलेंसिंग हम सीख रहे हैं, एग्जाम्पल के तौर पर इसको हम ले रहे हैं, ठीक है, सिंपल सी बात। अब हमें नहीं पता कितना क्या है क्या नहीं है, बस हम इतना जानते हैं भैया यहाँ पर बातें गिवन। अगर सिंपल इक्वेशन होगी, इस तरीके की इक्वेशन होगी, तब तो आप डायरेक्ट बोल सकते हैं कि भैया ऑक्सीजन, देखो ऐसे इक्वेशंस में जब दोनों इंडिपेंडेंट हो तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, डायरेक्ट आप इधर की वैल्यू लो, इधर बराबर करते जाओ। देखो 4 ऑक्सीजन प्रोडक्ट, हमेशा जब आपको इंडिविजुअल, अगर इंडिविजुअल प्रोडक्ट है, सॉरी रिएक्टेंट है, तो प्रोडक्ट के ऊपर जाएंगे, पहले प्रोडक्ट को देखेंगे। अगर इंडिविजुअल रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट आपका क्या है, डिफरेंट है, मतलब इंडिविजुअल है, कंबाइन है, ठीक है, तो उस केस में आप अपोजिट देखोगे। जैसे अभी देखो Fe यहाँ पर सिंगल है, यहाँ पर 3 है, तो मैं सिंपल बोलूंगा कि 3 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 है यहाँ, 2 पहले से, 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये क्या होगी, बैलेंसिंग हो गई आपकी, सिंपल सी बात है, ठीक है। इसी तरीके का कोई भी चीज आपके सामने आ जाएगा, जैसे जिंक ले लीजिए प्लस H2SO4 ले लो, ठीक है। यहाँ पर हमने किया ZnSO4 आ गया प्लस H2 आ गया। अगर यहाँ पर देखोगे तो पहले से ही बैलेंस है, तो कुछ करने की जरूरत नहीं। इस तरीके की कुछ भी इक्वेशन आएगी, फटाक से देखो रिएक्शन को बैलेंस करो। मैंने सोचा कुछ इसमें बना दूंगा, बट बना नहीं, ठीक है, छोड़ो। चलो इस तरीके की कोई भी चीज आएगी हम कर लेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो प्रोसेस आप पहला लिख लो, ठीक है, प्रोसेस आप पहला लिख लो, इसमें क्या आपको नहीं करना है। अब देखो गलती जो आप बार बार करते हो ना, कुछ बच्चे सीख ही नहीं पाते हैं। करना क्या, देखो हमेशा जो भी एलिमेंट को आप बैलेंस करोगे उसको एक ब्लॉक में रख देना। ब्लॉक में रखने का मतलब आप इंडिविजुअल छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। जैसे Fe + O2 प्लस यहाँ पे Fe3O4 था, ठीक है। अब आप ये नहीं कर सकते कि यहाँ O2 है तो यहाँ O4 कर दे रहा हूं मैं, फटाक से O4 कर दूं, यहाँ पे Fe3 कर दूं, ये गलत हो जाएगा। जब भी आप करेंगे इसके सामने ही चीजों को लिखने की कोशिश करेंगे। जब भी आप इस तरीके की चीजें लिखेंगे, 3 लिखना है तो आप एलिमेंट के सामने ही लिखेंगे, 2 लिखना है एलिमेंट के सामने ही लिखेंगे, क्योंकि इंडिविजुअल एलिमेंट के कंपोजिशन को आप नहीं छेड़छाड़ कर सकते हैं, वो हमेशा सेपरेट ही होगा। जैसे अगर मैं बोलूं C + O2 मिलके क्या बना दे रहा है, CO बना दे रहा है। अब आप इसमें छेड़छाड़ करिए तो बोलेंगे भैया यहाँ पर 2 था तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट 2 कर दे रहा हूँ, बस हो गई आपकी बात, खत्म कहानी। लेकिन यहाँ पर देखो, अब अगर इस तरीके की तुम छेड़छाड़ करते हो, मान लो
ये क्या बन गया, CO2 दैट इज कार्बन, कार्बन डाई ऑक्साइड बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। लेकिन अगर CO की बात करूं तो ये क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। ये क्या होता है, मोनोऑक्साइड होता है। बोलो, ये पॉल्यूटेंट भी है, हमारे इन्वायरमेंट को गंदा भी कर रही है। आपकी बाइक वगैरह से क्या निकलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड ही निकलती है, जो बाइक का धुआं होता है। तो दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड। तो देखो सिंपल सी, अगर आपने एक मॉलिक्यूल में छेड़छाड़ करी तो उससे कंपोजिशन ही पूरा बदल जा रहा है, पूरा का पूरा कंपाउंड ही बदल गया। वहां कार्बन डाइऑक्साइड है, यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड था। तो ये रूल आपको नहीं यूज करना। बाकी मैं आपको आगे दिखाऊंगा कैसे हम बैलेंस करते हैं। अब अगली चीज पर आते हैं, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन की बात कर लेते हैं। तो केमिकल रिएक्शन कितने तरीके की होती है। सबसे पहला अगर मैं बात करूं तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन, अब मैं बहुत डीप में नहीं घुसूंगा, अगर बहुत डीप में मैं जाने लगा तो फिर हमारा समय और हमारा जो प्रैक्टिस है उसके लिए कम टाइम हमें मिलेगा। तो प्रैक्टिस हम ज्यादा करते हैं, ठीक है। हमारी दिमाग पूरा का पूरा प्रैक्टिस पर होना चाहिए कि जितना ज्यादा हम प्रैक्टिस कर पाए क्वेश्चंस को, ठीक है। चलो थोड़ा सा पैर मैं सीधा कर ले रहा हूँ, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलो या फिर इसको एडिशन रिएक्शन भी बोलो, एडिशन रिएक्शन भी बोलो, कुछ भी बोल सकते हो। दूसरा क्या भैया, दूसरा है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तीनों का मैं सिर्फ फॉर्मेट आपको बता दूंगा। डीकम्पोजिशन रिएक्शन, इनके बारे में जो पूछ लिया जाता है वो बात आप समझ लीजिएगा। थर्ड है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फोर्थ है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फिफ्थ है इंडोथर्मिक, इंडोथर्मिक और स्लैश एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, रिएक्शन। छठा है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन स्लैश रिडक्शन, दोनों अलग अलग है, ठीक है, रिडक्शन रिएक्शन। अब देखो एक एक करके मैं टर्म्स जो बताते चल रहा हूं उनको आप कॉपी पे नोट कर लेना, वो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन हमेशा आप देखेंगे ये कब होगी, जब सिंगल प्रोडक्ट बन रहा होगा। इस बात को दिमाग में रख लेना। कभी भी अगर आपको एडिशन रिएक्शन या फिर कॉम्बिनेशन रिएक्शन पहचानना है तो सिंपल सी बात क्या बोलोगे कि भैया हमें सिर्फ एक सिंगल प्रोडक्ट दिखा दो, हमारा सिंपल सा मतलब है यही रिएक्शन हो रही है और कोई अदर रिएक्शन नहीं हो रही है। बस इससे ज्यादा आपको कुछ भी ऑब्जर्वेशन इसमें नहीं करना है। कुछ भी मिला जुला के, कुछ भी लगा फिगा के, कुछ भी बन रहा हो, अगर एक प्रोडक्ट बन रहा है तो हमारा सिंपल सा क्या हो जाएगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो जाएगा। दूसरा डीकम्पोजिशन रिएक्शन, जस्ट इसी का उल्टा है, जस्ट इसी का उल्टा है। क्या उल्टा है कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन में हमेशा सिंगल रिएक्टेंट होगा। क्या होगा, सिंगल रिएक्टेंट अगर टूट के, सिंगल रिएक्टेंट है, सिंगल रिएक्टेंट है, टूट के दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में बन रहा होगा तो दैट विल बी डीकम्पोजिशन रिएक्शन। और ये मोस्टली क्या होती है, दैट इज इंडोथर्मिक होती है, इंडोथर्मिक होती है। क्या होती है, इंडोथर्मिक, क्योंकि इन्हें हीट देनी पड़ती है डिकम्पोज करने के लिए। जब आप इनको हीट दोगे तो ये डिकम्पोज होंगी, अदरवाइज नहीं होंगी। तो ये इंडोथर्मिक होती है, हीट देना पड़े जिसको, इंडोथर्मिक। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मान लीजिए यहाँ ए की दोस्ती बी से थी और किसी सी, जब भी आपको इस तरीके की दिखे, ए की सी से हो गई प्लस बी बाहर हो गया, तो इस तरीके से जब भी आपको एक कंपोनेंट दिखे, ठीक है, सिंगल सिंगल कंपोनेंट आपको दोनों में दिखे, एक प्रोडक्ट में दोनों डिफरेंट हो, ठीक है, पहले एक सिंगल आपका किस में हो, रिएक्टेंट में हो, एक सिंगल आपका प्रोडक्ट में हो, अगर दोनों डिफरेंट हुए तो आपकी सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाती है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ए की बी से थी प्लस सी की डी से थी, अब उल्टा हो गया, ए डी को ले लिया और प्लस सी बी को ले लिया। तो ए ने क्या किया, सी से समझौता कर लिया, तुम डी दे दो मैं आपको बी दे रहा हूं, ठीक है, ये बी इसको दे दिया, डी ये इसको दे दिया, तो ये हो गई एक से, एक की दोस्ती दूसरे से थी। देखो यहाँ पे पहचानने का तरीका कुछ बहुत ज्यादा इसमें कुछ ऐसा नहीं है, डायरेक्ट देखोगे समझ में आ जाएगा कि दो अलग अलग कंपाउंड होंगे, ठीक है, दो अलग अलग कंपाउंड, दोनों की अलग अलग बॉन्डिंग होगी। इसी से ए की बी से थी, सी से डी थी। अब अगले में किसी एक को चेक कर लो कि अगर सिंगल कंपाउंड नहीं है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में तो क्या ए का जो साथ था वो किसी और के साथ हमें मिल गया, तो सिंपल से डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इंडोथर्मिक की बात कर लीजिए, इंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, इंडोथर्मिक रिएक्शन, अगर इंडोथर्मिक की मैं बात कर रहा हूं पहले, हीट गिवन, जिसको हीट देनी पड़े, हीट देनी पड़े, हीट टेकन, जिससे हीट निकल रही हो, बाहर निकल जाए, दैट इज एक्सोथर्मिक। अगर किसी रिएक्शन को, जैसे पानी गर्म करना है, तो पानी गर्म कर रहे हो तो पानी को हीट दे रहे हो, तो वहां इंडोथर्मिक प्रोसेस है, तुम वहां पानी को हीट दे रहे हो। अगर पानी गर्म है,
वेपर को तुम अगर ठंडा करोगे तो वेपर तो पहले से ही बहुत ज्यादा गर्म था, उसमें पहले से ही बहुत ज्यादा हीट थी, अब उसको ठंडा कर रहे हो मतलब हीट को निकाल ले रहे हो। जब हीट निकाल ले रहे हो तो वो ठंडी हो जाएगी, हीट निकालोगे तो वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस, जब कहीं से हीट निकल रही हो तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ऑक्सीडेशन रिडक्शन की रिएक्शन की बात हम थोड़ा सा डिटेल में करेंगे, तो आगे बढ़ते हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन समझने की कोशिश करते हैं। ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन बहुत सिंपल चीजें हैं, इनको 3 कैटेगरी में बांटा गया है। पहली बात, कहीं पर भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही होगी जहां पर हम बोलेंगे कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा होगा, ठीक है, ऑक्सीजन। कहीं पर भी आप बोलोगे कि भैया ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है जहां पर ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा होगा। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं, अगर मैं बोलूं कि आपके पास केमिस्ट्री का एनसीईआरटी का एग्जाम्पल ले लेते हैं, मैग्नीशियम रिबन को आप देखते हो कि आप बर्न करते हो, ठीक है, तो ये क्या बना देता है, MgO बना देता है। ये रिएक्शन क्या है, एडिशन रिएक्शन। हमने क्या किया, सिंपल सा देखिए यहाँ पर MgO, ठीक है, MgO हमने क्या किया, मैग्नीशियम ऑक्साइड था, मैग्नीशियम को किससे रिएक्ट कराया, ऑक्सीजन से रिएक्ट कराया, ऑक्सीजन क्या हो गई, ऐड हो गई किसमें, आपकी मैग्नीशियम में। तो यहाँ पर ये रिएक्शन क्या हो गई, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गई। अब दूसरे की बात करते हैं, अगर मैं बोलूं कि रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाए या फिर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाए, ठीक है, इसके लिए आपको ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ना पड़ेगा। तो ऑक्सीडेशन स्टेट इज नथिंग देन हम कितना इलेक्ट्रॉन को वेरी करा रहे हैं, सिंपल सी बात। इसके लिए कंप्लीट लेक्चर में लाऊंगा ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए। तो सिंपल सी कोई भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर अगर आपको बताना है तो आप देखिए वो न्यूट्रल एटम पहले अगर होता, ठीक है, तो उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते। अब इस केस में अगर जितना पॉजिटिव चार्ज हमने उतना इलेक्ट्रॉन निकाल लिया है, जितना निगेटिव चार्ज उसके ऊपर होगा उतना निगेटिव इलेक्ट्रॉन हमने ऐड कर दिया। इसको थोड़ा सा यहाँ पर मैं समझा दे रहा हूँ। जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पर, अब कोई भी एलिमेंट लीजिए, मान लीजिए सोडियम मैं ले रहा हूँ। सोडियम कितना था, 2, 8 और 1, यही होता है 11 होता है इसका एटॉमिक नंबर। इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। मैं बोल रहा हूँ अब ये न्यूट्रल है तो इसके पास टोटल 11 इलेक्ट्रॉन है। इसका एक केस में बना दे रहा हूँ, यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ Na+ आ गया। इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन जो था ना मैंने निकाल लिया है, इस इलेक्ट्रॉन को मैंने क्या कर लिया है, निकाल लिया है। ये इलेक्ट्रॉन कहां से निकल गया, इस सोडियम एलिमेंट से निकल गया, इस सोडियम मेटल से निकल गया है, ठीक है। तो जब भी आप इस तरीके की बात करेंगे कि एक पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या हो गया कि 1 इलेक्ट्रॉन आपने निकाल लिया है। अगर दूसरी बात करूं ऑक्सीजन एटम की बात करूं तो 2 और 6 कितने इसके पास इलेक्ट्रॉन होंगे, टोटल 8। इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन कमी है, ठीक है। तो अब इसके अगर मैं फिल कर दूं तो ये हो गया कितना, अब देखो इसके अगर पास देखेंगे तो 2 और 8 टोटल 10 इलेक्ट्रॉन है। अगर इसके पास देखूंगा तो 2, 8, इसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन। पहले 6, 2, 8 थे, अब है 8, 2, 10। तो हमने क्या किया यहाँ पर, सिंपल सा प्लस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया है। हमने क्या किया इसमें क्या किया, सिंपल सा लिख लीजिए, ऐड 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन क्या किया हमने, ऐड कर लिया है। तो जब भी निगेटिव चार्ज होगा इसका मतलब हमने उस पर क्या किया है, 2 इलेक्ट्रॉन का एडिशन कर दिया है उसके न्यूट्रल एटम पर। तो पहला केस, जब भी न्यूट्रल एटम में से इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, जब भी न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। सो दिस इज क्लियर, इज दिस क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो दैट इज जितना चार्ज है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाता है, ठीक है, वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर। तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर इस तरीके की आप बात करेंगे, ठीक है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन की अगर आप बात करेंगे तो इसके लिए मैं सिंपल सा एग्जांपल Na का ही ले लेना हूं, ठीक है, Na का। अगर मैं बोलूं कि हमने क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, Na+ का इलेक्ट्रॉन हमने निकाल लिया, तो ये क्या हो गया, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज ऑक्सीडेशन। इसकी बात मैं आगे करूंगा, चर्चा भी करूंगा, ठीक है। या फिर आप बोलेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस, क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है, इंक्रीज कर जाएगा। ये आपको कहीं नहीं बताया गया होगा। जैसे मैं बोलूंगा कि पहले था ऑक्सीजन था, मान लीजिए, हाँ 2 माइनस में, ठीक है, माइनस में था, अब कहाँ चला गया, ऑक्सीजन में 0 पर आ गया। तो -2, -1 फिर 0। तो देखो हमारा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना। -2 में हमने क्या किया, -2 में +2 ऐड करोगे तभी तो 0 होगा। जैसे इसको छोड़ो, मान लीजिए Fe2+ था, ये Fe2+ से कहाँ चला जाए, Fe3+ में चला जाए, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन और निकाल लो तुम, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन और निकाल लो। तो बेसिकली तुमने क्या किया, प्लस हमारा चार्ज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, 2 से 3 जा रहा है,
तो +2 था पहले, इसमें एक और जोड़ूंगा तभी तो ये +3 होगा। ठीक है, मैंने क्या किया, एक जोड़ा है, प्लस का जोड़ा है। वैसे ही यहाँ पर ऑक्सीजन पहले कितना था, -2 था, -2 था, -2, इसमें मैंने +2 और जोड़ा तो ये कितना होगा, तब तो जाके ये 0 होगा। मतलब जब भी हमारा चार्ज निगेटिव के तरफ से पॉजिटिव में शिफ्ट हो रहा होगा या फिर छोटे पॉजिटिव से बड़ा पॉजिटिव हो रहा होगा, तभी भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन ही हो रही होगी। इस बात को अपने दिमाग में आप डाल लीजिए। अगर उल्टा प्रोसेस हो, पॉजिटिव से कम पॉजिटिव से +5 से +3 में आ रहा हो, +5 से +3 में आ रहा हो, +2 में आ रहा हो, ये रिडक्शन कहलाता है। ये क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। इसकी बात मैं आगे भी करूंगा। पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जा रहा हो या लार्ज पॉजिटिव से कम पॉजिटिव की तरफ आ रहा हो, या फिर ठीक है, ये क्या होगी, रिडक्शन होगी। अगर ऑक्सीडेशन की बात करूंगा तो निगेटिव टर्म से पॉजिटिव की तरफ जा रहा हो या फिर कम पॉजिटिव से लार्ज पॉजिटिव की तरफ जा रहा हो, सो दैट विल बी योर ऑक्सीडेशन रिएक्शन। आगे बढ़ते हैं, हम ऑक्सीडेशन को और कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। थर्ड पार्ट इज सिंपल पार्ट, दैट इज जस्ट उसका कंजुगेटिव पार्ट है हम अपने स्टार्टिंग प्रोसेस का, या फिर आप इसको बोल लीजिए कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा हो। ठीक है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। एग्जांपल तुम सिंपल सा, बहुत सारे एग्जांपल से तुम देख सकते हो, या फिर इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर ही देख लोगे, वाटर में से हाइड्रोजन एटम हम निकाल दे रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर और रिडक्शन के ऊपर बात करते हैं। तो रिडक्शन का पहला जो हमारा सिंपल सी इक्वेशन बनती है पहली, वो क्या होती है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अब देख लो तुम, कोई परेशानी तुम्हें नहीं होनी चाहिए। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, दूसरा क्या हो जाएगा, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अभी मैंने बताया, जस्ट उसका कंजुगेटिव टर्म है एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। थर्ड क्या है भैया, थर्ड इज रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन लिख लो, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन लिख लो। ठीक है, तो पहला एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, दूसरा एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तीसरा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो 3 केसेस होंगे जब रिडक्शन रिएक्शन हो रही होगी, 3 केसेस होंगे जब ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही होगी। ठीक है, तीनों के एग्जांपल तुम्हें एनसीईआरटी में मिलेंगे, वहां पढ़ोगे तभी समझ में आएगा। मैं देखो कुछ चीजें इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि तुम अगर सीरियस होगे ना, तुम भाग के जाओगे एनसीईआरटी के पास। मुझे अभी मैं यहाँ लिख दूंगा फटाक से, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मुझे रिएक्शंस तुम्हें अभी अगर लिख दूंगा तुम बस हो गया, चलो भैया हम बता दिया। अब तुम अगर इसके लिए खोजने जाओगे ना रिडक्शन, क्योंकि यही 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरे चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, बहुत ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। तुम तुक्का मार के रिएक्शन का बैलेंसिंग कर लोगे, सब कुछ कर लोगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन में तुम फंस जाओगे, और ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो या फिर रिडक्शन रिएक्शन, इसी में फंसोगे। तो इसके लिए सिंपल सी एनसीईआरटी खोलो, तुम्हें चीजें समझ में आने लगेंगी। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा बात आता है, 2 चीजें और आती हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसको ध्यान से अगर समझ गए तो बस काम हो गया हमारा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ध्यान से समझना, रिड्यूसिंग एजेंट। देखो इसको एजेंट को पहले समझते हैं, एजेंट्स क्या होते हैं। एजेंट हम किसको बोलते हैं, जैसे एलआईसी एजेंट आपने सुना होगा। एलआईसी एजेंट मान लीजिए अगर आपके घर आता है तो आपसे क्या कराएगा, एलआईसी आपकी करा देगा भैया, आपकी एलआईसी कराएगा। वैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मान लीजिए किसी एलिमेंट में लगाओ तो वो क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करा देगा। अगर रिड्यूसिंग एजेंट लगाओगे तो वो रिडक्शन करा देगा। ठीक है, यही तो कराएगा। बताओ कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आएगा तो ऑक्सीडेशन करा देगा, अगर रिड्यूसिंग एजेंट आएगा तो रिडक्शन करा देगा। इतनी ही तो बातें होंगी, कोई और बात तो होगी नहीं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप यहाँ पर सिंपल सी बात से सीख सकते हैं, जिंक प्लस H2SO4 में एग्जाम्पल के तौर पर आपको सिखा रहा हूँ। ZnSO4 प्लस H2 यहाँ पर बाहर आ गया। ठीक, मैंने स्टार्टिंग में भी ये एग्जाम्पल आपको दिखाया था। अब ध्यान से देखिएगा, आप सिंपल सी बात करिए। अगर कोई भी न्यूट्रल एटम होता है तो उसके ऊपर चार्ज जो होता है ना वो 0 होता है। कोई भी न्यूट्रल एटम होता है तो उसके ऊपर चार्ज 0 होता है। लेकिन अगर मैं बोलूं सल्फेट की तो ये -2 में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अब ये क्या होगा, ये +2 में आ गया। मतलब इसने क्या किया, अगर ध्यान से देखोगे तो हाइड्रोजन 2 हुआ होगा +H+ और SO4 2-। ठीक है, तो जिंक आए होंगे, जिंक क्या बोले होंगे कि भैया एक काम करिए, जिंक ने अपना 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिया होगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकाला। ये 2 इलेक्ट्रॉन किसके पास गए, हाइड्रोजन के पास। ये जैसे ही इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को लिया होगा, ये क्या बना दिया होगा, H2 बना दिया होगा। ठीक है, तो ये कंप्लीट रिएक्शन को समझो। जिंक ने क्या किया, देखा होगा कि सल्फेट है इसके पास, सल्फेट तो अच्छा है, और सल्फेट ने देखा होगा जिंक को, जिंक था हैंडसम किससे, हाइड्रोजन से।
तो ये बोला कि भैया मैं अब हाइड्रोजन के साथ नहीं रह सकती हूँ, मैं ऐसा काम करती हूँ, तुरंत जिंक के पास चली जाती हूँ। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन को छोड़ के जिंक के पास चली गई। अब ये कैसे पता चलेगा, ये जब पढ़ोगे मेटल्स एंड नॉन मेटल रिएक्टिविटी सीरीज कि कौन ज्यादा हैंडसम है। ठीक है, मैं ऐसे बात करता हूँ, तो हाइड्रोजन इज लेस हैंडसम देन जिंक। तो वो सल्फेट जैसे उसको देखेगा बोलेगा अरे यार मैं हाइड्रोजन के साथ क्या कर रहा हूँ, मेरे लिए ज्यादा पोटेंशियल जो रखता है, वो ज्यादा कैपेबिलिटी रखता है वो जिंक रखता है, तो क्यों ना मैं जिंक के साथ चली जाऊं। तो जिंक के पास आएगी, बोलेगी ऐसा करो कि मैंने 2 इलेक्ट्रॉन उधार लिया था किससे, हाइड्रोजन से, तो तुम 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दे दो, मैं उसको भगा दूं, फिर हम दोनों दोस्ती कर लेते हैं। तो जिंक आया, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन अपना क्या किया, रिमूव किया। रिमूव करने से ऑक्सीडेशन होगी, सिंपल सी बात, तुम इतनी बात समझ सकते हो। जैसे ही इसने क्या किया, ऑक्सीजन रिमूव किया, हाइड्रोजन ने बोला चलो भाई ठीक है, हम जान रहे हैं कि हम अच्छे नहीं है, तो हमको हमारा जो पैसा उधारी है दे दो, हम चले। ठीक है, अगर जैसे आपने देखा होगा मूवी खट्टा मीठा, कहता है ना कि अगर हमने अच्छा काम नहीं किया तो हमारा 4035 रुपए दे दो, जो भी होता है, और मैं जाऊं। तो ऐसे हाइड्रोजन बोलेगा 2 इलेक्ट्रॉन दे दो, मैं निकल लूं। 2 इलेक्ट्रॉन लिया, निकल लिया अपना हाइड्रोजन अपने साथ ही दोस्ती करके। ठीक है, अपने में ही खुश हो गया वो। तो यहाँ पर अगर देखोगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की अगर मैं बात करूं, तो ऑक्सीडेशन हुआ किसका, जिंक का हुआ। देखो ध्यान से, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडेशन हुआ किसका, जिंक का। पहले इसके ऊपर 0 चार्ज थे, अब +2 है, तो 0 से +2 में गया, मतलब ऑक्सीडेशन हुआ है। ये क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। अब ऑक्सीडेशन तो तभी होगा ना जब कोई कराएगा, वो करा कौन रहा है, H2SO4। तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। क्या हो गया भैया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। इस बात को अगर आप ध्यान से समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी कहानी, कि जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसको छोड़ के जो दूसरा कंपोनेंट है, वह उसी ने कन्विंस किया होगा उसको कि तुम ऐसा करो कि ऑक्सीडाइज हो जाओ। तो वो कौन कन्विंसिंग का काम किया होगा, H2SO4 ने कन्विंसिंग का काम किया है यहाँ पर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर इसका उल्टा हम देख लें, इसका उल्टा हम देख लें, तो इसका उल्टा थोड़ा सा देख लेते हैं, आगे पेज होगा अपने पास, इसका उल्टा देख लेते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट की हम बात करते हैं तो, ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट की बात कर लेते हैं। सेम एग्जांपल लेता हूं मैं, जिंक प्लस H2O मिलके, सॉरी, जिंक प्लस H2SO4, ये क्या बन गया, जिंक सल्फेट प्लस H2 बन गया। ठीक है, अब ध्यान से यहां पर देखिएगा, मैं बोल रहा हूं कि हाइड्रोजन क्या था, +1 में था, बोलो ध्यान से समझो। अब यहां पर क्या आ गया, 0 में आ गया, कोई चार्ज नहीं है, तो +1 से 0, इसका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। इसका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। ध्यान से समझोगे तब चीजें तुम्हें अच्छे से क्लियर हो जाएगी। यहां पर क्या हुआ, रिडक्शन हुआ है, +1 से 0 में गया। तो यहां पर अगर इनका H2SO4 का अगर रिडक्शन हुआ है, तो ये रिडक्शन कराया किसने होगा, जिंक ने कराया होगा। तो ये क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। ये क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। ये क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट। रिडक्शन को कराने वाला रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडेशन को कराने वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जिसका ऑक्सीडेशन हो वो ऑक्सीडाइज्ड कहलाता है, जिसका रिडक्शन वो रिड्यूस्ड कहलाता है। क्लियर है बात। अगर मैं यहाँ पे बोलूं कौन ऑक्सीडाइज हुआ था, कौन ऑक्सीडाइज हुआ था और कौन रिड्यूस हुआ था, ठीक है, कौन रिड्यूस्ड हुआ था, रिड्यूस्ड हुआ था, ऑक्सीडाइज हुआ है जिंक, रिड्यूस कौन हुआ है, हाइड्रोजन। तो ये भी चीजें आप ध्यान से रखिएगा अपने दिमाग में। चलिए, इसके ऊपर अगर कोई भी क्वेश्चन आगे बनता है तो मैं वो अब आगे कराते हुए चलता हूं, आपको आगे आप प्रैक्टिस करते हुए चलिएगा। बट बिफोर दैट कि आप क्वेश्चन सेशन अटेम्प्ट करें, मैं एक बार जस्ट 1 सेकेंड, जस्ट 1 सेकेंड, तो अब चलते हैं फटाफट से प्रैक्टिस कर लेते हैं। जितने भी क्वेश्चंस आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, मैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस लेके आया हूँ, कुछ तो प्रैक्टिस के लिए लेके आया हूँ, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा के लेके आया हूँ, ठीक है, डायरेक्ट। तो सबसे पहले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द गिवन रिएक्शन आर करेक्ट। अब देखो एक वीडियो में प्रॉपर आपको कंप्लीट बना के दिखाऊंगा, जहां पर ये आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि इस साल का पैटर्न किस तरीके का हो सकता है, क्या नंबर ऑफ क्वेश्चन बदल सकते हैं, क्वेश्चन आस्किंग मेथड बदल सकता है। पहले क्या होता था, डायरेक्ट सिंपल क्वेश्चन आते थे कि कौन सा ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन है। मैं सिर्फ केमिस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं फिजिक्स की भी बात कर रहा हूँ, डायरेक्ट ऑप्शन बेस्ड आते थे। लेकिन जैसे ही आपकी ये कोरोना काल वगैरह बीता है ना, अब सेलेक्टिव क्वेश्चंस आ रहे हैं कि मल्टीपल क्वेश्चन बेस्ड। जैसे सिंपल सा एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा, उसमें 3-4 ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे। जैसे ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, अब एक रिएक्शन देके आपसे 2-3 ऑप्शन करेक्ट कराएंगे, मतलब पूरी डिटेल निकलवा दी गई है पूरे के पूरे रिएक्शन की। तो अगर आप सिर्फ ये पढ़ के गए कौन रिड्यूसिंग एजेंट होता है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है, तो आप ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं कर पाएंगे, कौन ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, कौन रिड्यूस्ड हुआ है।
ठीक है, अभी मैंने आपको ऊपर सब कुछ समझाया, कौन ऑक्सीडाइज्ड हुआ कौन रिड्यूस्ड हुआ। जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो ऑक्सीडाइज्ड बोला जाता है, जिसका रिडक्शन हुआ होता है वो रिड्यूस्ड बोला जाता है। जो ऑक्सीडाइज करवाता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो रिडक्शन कराता है वो रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो अब ध्यान से इस रिएक्शन पर देखने का काम करते हैं। 3Fe, पहले आप खुद से सॉल्व करिए फिर मेरे ऑप्शन की तरफ आप आइएगा। ठीक है, Fe3O4 प्लस 4 का H2। ठीक है, अब यहां पर देखो सिंपल सी एक रिएक्शन, आयरन मेटल इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। आयरन देखो अगर ऑक्सीडाइज हो रहा होगा तो इसमें मैं क्या करता हूं, पहले पूरी की पूरी उसकी रिएक्शन की पूरी प्रोसेस देख लेता हूं। ये क्या था, 0 पे था, पहले सिंपल एक एलिमेंट ही है ना, सिंपल सा एक एलिमेंट ही है। अब क्या हो गया ये Fe3, ये क्या होगा -8। ठीक है, -8 अगर मैं यहाँ पर देखूं 4 दूना 8। ठीक है, तो आयरन अभी क्या हो गया, कुछ तो पॉजिटिव में गया। ठीक है, कुछ तो पॉजिटिव में गया। अगर नहीं मान लो तुम, अगर नहीं निकाल पा रहे हो इस केस में, अगर मैं तुमसे बोलूं, ठीक है, अगर तुम नहीं निकाल पा रहे हो, मैं अब निकालने को तो निकाल दूंगा, लेकिन मान लो इन केस अगर तुम नहीं निकाल पा रहे हो, ठीक है, तो उस केस में आप क्या करेंगे, मान लो कुछ तो निगेटिव से पॉजिटिव में जरूर गया होगा, इतनी बात तुम्हें पता है। बाकी यहाँ पर देखो कि ऑक्सीजन क्या, हाइड्रोजन क्या था, +1 में था, हाइड्रोजन क्या था, +1 में था। अब ये +1 से कहाँ गया होगा, 0 में गया होगा। तो यहाँ क्या है, रिडक्शन हुआ है। यहाँ क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। अगर इसकी मैं बात करूं तो यहाँ पे क्या हुआ होगा, ऑक्सीडेशन हुआ होगा, ऑक्सीडेशन हुआ होगा। ठीक है, एक सेकेंड, ठीक है, चलो एक सेकेंड, सॉरी बार बार नीचे चला जा रहा है ये। यहाँ, चलो तो मैंने रिएक्शन पहले समझा दी तुम्हें कि ऑक्सीडेशन किसका हुआ, आयरन का हुआ, Fe का हुआ। ठीक है, और रिडक्शन किसका हुआ, तो हाइड्रोजन का हुआ, +1 से 0 में चला गया। ऑक्सीजन देखो सेम रहेगा, -2 से -2 में ही रहेगा, उसकी कोई चर्चा करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। अगर यहाँ पर देखो आयरन मेटल इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, तो क्या ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, बिल्कुल ऑक्सीडेशन हुआ है, तो ऑक्सीडाइज हुआ है, पहला ऑप्शन तो करेक्ट है। दूसरा वाटर इज गेटिंग रिड्यूस्ड, तो +1 से 0 में चला गया, बिल्कुल भैया रिड्यूस भी हुआ है। वाटर इज एक्टिंग एज रिड्यूसिंग एजेंट, अगर मैं बात करूं वाटर अगर रिड्यूसिंग एजेंट होता तो ये इसका रिडक्शन होना चाहिए था, बट इसका ऑक्सीडेशन हुआ। इसका मतलब वाटर इज एक्टिंग लाइक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये कैसा काम कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। ये बात आपको यहां से समझ में आ गई होती अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाते। ये किसकी तरह काम कर रहा होगा, ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा होगा। ये किसकी तरह काम कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। तो वाटर इज एक्टिंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वाटर का H2O जो तुम पानी पीते हो, तो पहला, दूसरा और चौथा तीनों ऑप्शन करेक्ट है। तीनों ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। क्लियर है, कर लिया तुमने खुद से, अगर कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर लिया तो थोड़ा सा प्रैक्टिस बढ़ा दो, हो जाएगा सवाल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सारे क्वेश्चंस देखो एक एक करके मैं तुम्हें समझा दूंगा। द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन इन्वॉल्व्स, अगर प्रोसेस ऑफ रिडक्शन इन्वॉल्व्स, अब देखो अभी मैंने आपको जब पढ़ाया तो 3 केस बताए थे रिडक्शन में, इलेक्ट्रॉन का रिमूवल नहीं, एडिशन। जब इलेक्ट्रॉन का एडिशन होगा, इलेक्ट्रॉन का एडिशन होगा, तब क्या होगा, रिडक्शन होगा। या फिर क्या होगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कर लो, हाइड्रोजन कर लो, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कर लो। तीसरा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन कर लो। देखो ऑक्सीडेशन तो ऑक्सीजन से ही बना है, तो उसमें परेशानी होने वाली बात नहीं। जब ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन दोनों सेम है, तो ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन को ऐड कर दो। ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन की तरह ही है तो उसको ऐड कर दो। अगर रिडक्शन तो ऑक्सीजन तो है नहीं उसमें, ऑक्सीजन को निकाल लो। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इन्वॉल्व क्या हो जाएगा आपका, दैट इज, और देख लो कुछ ऐड कर रहा है कुछ मैच कर रहा है, या हाँ दोनों चीज। द प्रोसेस रिडक्शन इन्वॉल्व एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, बिल्कुल एडिशन ऑफ हाइड्रोजन भी होना चाहिए, एडिशन ऑफ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन भी होना चाहिए। सो सी ऑप्शन इज मोर करेक्ट। ठीक है, सी एंड बी दोनों सही होना चाहिए यहाँ पर। अगर आप यहाँ पर थोड़ी सी और चिंता करेंगे तो अगर मोस्ट अप्रोप्रिएट आप देखेंगे तो दोनों के दोनों बेसिकली आएंगे, दोनों इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आइए। MnO2 प्लस 4HCl प्लस MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2 आइडेंटिफाई द सब्सटेंस इज ऑक्सीडाइज्ड इन द अबव क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए MnO2 प्लस 4HCl MnCl2 MnCl2 प्लस का 2H2O प्लस का Cl2। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पहले, अगर बहुत ज्यादा तुम्हें मान लो टेक्निकल स्किल्स नहीं है तुम्हारे पास, फिर देखो Mn क्या था, ऑक्सीजन के साथ था। अब ये कहां चला गया, ऑक्सीजन इससे हटा लिया गया और क्या हो गया, Cl2। Mn हट गया, Cl2 आ गया। तो क्या यहाँ पर रिडक्शन हुआ होगा, बोलो रिडक्शन ही प्रोसेस है ना। ये प्रोसेस कौन सी है,
रिडक्शन की प्रोसेस है। हाइड्रोजन के साथ पहले क्या था, HCl था, Cl था, ठीक है। तो यहाँ पर HCl से जाके यहाँ क्या हो गया होगा, सिंपल सा HCl से जाके ऑक्सीडाइज हुआ होगा, ठीक है। बेसिकली हटा दिया गया, ऑक्सीजन ऐड कर दिया गया। अगर मैं Cl की बात करूं, सिर्फ Cl की बात करूं, तो Cl देखो क्या हुआ, Cl +2 स्टेप -1 से 0 में आ गया, -1 से 0 में आ गया। तो Cl की अगर मैं बात करूं तो Cl इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, ऑक्सीडाइज्ड हुआ है कौन, Cl की अगर मैं बात करूं, हर एलिमेंट की आपको बात करनी है। Cl के बारे में अगर मैं पूछूंगा तो ये ऑक्सीडाइज्ड हुआ है एक केस में, अगर इस केस में बात करूंगा तो कुछ भी नहीं हुआ, वो सेम का सेम रह गया। अगर यहाँ पर वाटर, पूरे हाइड्रोजन क्लोराइड की बात करूं तो ये क्या हो गया, वाटर बन गया। तो ये भी फिर से क्या हुआ है, ऑक्सीडाइज्ड ही हुआ है। कैसे ऑक्सीडाइज हुआ है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गया है हाइड्रोजन में। आइडेंटिफाई द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड इन द अबव इक्वेशन, तो ऑक्सीडाइज कौन हुआ है, MHCl हुआ है, HCl हुआ है। रिड्यूस कौन हुआ है, अगर रिडक्शन पूछा जाता तो MnO2 विल बी द आंसर। अगर ऑक्सीडाइज्ड पूछा गया तो ऑक्सीडाइज HCl। कैसे, पहले HCl था, अब बन गया H2O, तो क्लोरीन की जगह कौन आ गया, ऑक्सीजन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है यहाँ पर। तो कोई भी केस तुम देख लो, अगर तुम्हें इलेक्ट्रॉन वाला केस नहीं समझ में आ रहा तो ये वाला केस देख लो। क्लियर है बात, चलिए आगे। विच ऑफ फॉलोइंग इज इंडोथर्मिक प्रोसेस, इंडोथर्मिक प्रोसेस क्या होती है, जिसमें हीट देनी पड़े, ऊर्जा देनी पड़े, हीट देनी पड़े, ठीक है, हीट देनी पड़े, दैट इज योर इंडोथर्मिक प्रोसेस। डाइल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड नहीं हो सकता, डाइल्यूशन का मतलब एडिशन ऑफ वाटर। आप वाटर देते हो तो बेसिकली वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है, हम बहुत स्लोली उसको डाइल्यूट करते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा हीट निकलती है वहां से। एक्सोथर्मिक प्रोसेस, किसी भी एसिड में हम वाटर को बहुत स्लोली क्यों ऐड करते हैं, क्योंकि वहां पे एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है, हीट बहुत ज्यादा निकलती है। सेकेंड वन इज सब्लिमेशन, सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस। सब्लिमेशन क्या है, ड्राई आइस सॉलिड फॉर्म में होती है, सॉलिड फॉर्म से डायरेक्ट किस में जाना, डायरेक्ट किस में जाना भाई, गैसियस स्टेट में। इस केस पे गौर कर सकते हैं। कंडेंसेशन ऑफ वाटर, कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर, देखो वेपर इसके पास बहुत ज्यादा एनर्जी होगी, क्योंकि ये देखो पानी अगर गर्म करोगे, तुमने पानी को क्या दिया, देखो ध्यान से देखना, वाटर। अगर तुम्हें नहीं कुछ आता ना तो तुम चीजें समझने के लिए थोड़ा सा मेरे साथ जुड़ जाओ, तुम्हें मैं चीजें समझा दूंगा। वाटर मान लो, वाटर को अगर मैं बहुत ज्यादा हीट दूंगा, जब वाटर में हीट ऐड करूंगा तभी तो ये वेपर बनेगा। अब वेपर क्या होगा, बहुत ज्यादा हीट वाला ही तो होगा। तो वेपर के पास क्या बहुत ज्यादा हीट होगी, बिल्कुल भैया बहुत ज्यादा हीट होगी। अगर मैं फिर से इसको वाटर बना रहा हूं, फिर से अगर वाटर बना रहा हूं तो क्या हीट निकलेगी, हीट निकलेगी, इसका मतलब है एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो कंडेंसेशन भी नहीं हो सकता। रेस्पिरेशन अगर एनसीईआरटी पढ़ोगे तो ये भी एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है, यहां से भी एनर्जी निकलती है, ठीक है। तो बचा क्या, सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस। इसको थोड़ा सा मैं समझा देता हूं। देखो ड्राई आइस क्या होता है, आइस 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 आइस, जैसे आइस को थोड़ा सा अगर हीट तुम दोगे तो ये क्या बन जाएगा, वेपर बन जाएगा, गैसियस फेज में आ जाएगा, बेसिकली गैसियस फेज में आ जाएगा। वेपर इज नॉट द एप्रोप्रिएट वर्ड, मैं बोलूंगा गैस बन जाएगा। तो आइस कहाँ था, सॉलिड फॉर्म में था। सॉलिड फॉर्म में जब भी गैस फॉर्म में आएगा तो वहां हीट देनी पड़ेगी, आपको हीट देनी पड़ेगी। तो हीट दोगे अगर तुम सिंपल सा, तो दिस विल बी द सिंपली इंडोथर्मिक प्रोसेस। हीट दोगे तो गैस बनेगी। सो बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। अब आ जाइए अगले सवाल पर। सब्सटेंस एडेड टू फूड कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल इज कॉल्ड, अगर आपने पढ़ा होगा रैंसिडिटी, तो वहां पर क्या करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट ऐड करते हैं ताकि ऑक्सीडेशन ना हो पाए। ये फैट और ऑयल क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, तो उनको बचाने के लिए हमने एंटीऑक्सीडेंट डालते हैं, ठीक है। अगर ऑक्सीडेशन हो गया तो हम रैंसिड फूड बोलते हैं उन्हें, ठीक है। चलिए आगे आ जाइए। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर अगर आप करते हैं दैट इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। द मोल रेशियो ऑफ द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, बेसिकली आपकी बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन है। तो अगर मैं बात करूं H2O, तो यहाँ पर क्या बनेगा, H2 बनेगा प्लस O2 बनेगा। अब इसको बैलेंस कर दीजिए आप। बैलेंस करने का काम, जब भी इस तरीके का मोल पूछा जाए ना तो रिएक्शन को बैलेंस कर दीजिए। तो मैं ब्लॉक बना दे रहा हूँ, यहाँ पर मैंने ब्लॉक बना दिया, यहाँ पर भी ब्लॉक बना दिया। तो यहाँ पर देखेंगे हाइड्रोजन कितना था, 2 था, ऑक्सीजन कितना था, 1 था। तो हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर 2 है, कोई दिक्कत नहीं, ऑक्सीजन 1 है तो मैं इसको 2, 1 है, ठीक है, 1 है, लेकिन यहाँ पर 2 है, ठीक है, यहाँ पर 2 है। अब मैं बोल रहा हूँ कि मैं ऑक्सीजन को 2 कर देता हूँ। अब देखो ऑक्सीजन 2 है, हाइड्रोजन 4 है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है तो यहाँ 2 कर दे रहा हूँ बस। तो हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 मोल हो गया। ये जो बाहर लिखा है यही मोल होता है, यहाँ पर 1 है
ये कितना हो गया, 1 मोल हो गया। तो हाइड्रोजन रेशियो ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन अपॉन ऑक्सीजन की बात करूं तो ये 2:1 विल बी द करेक्ट आंसर। सो 2:1 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, कर लोगे। चलो, लेड प्लस कॉपर क्लोराइड मिलकर लेड क्लोराइड प्लस कॉपर क्लोराइड इज एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट, डीकंपोजिशन, डिस्प्लेसमेंट। देखो, या तो कहीं सिंगल डिस्प्लेसमेंट तुम्हें लिख दिया जाए, ठीक है, अब ये चीज मैंने भूल गया था बट मैं यहाँ बता दे रहा हूँ, या तो तुम्हें सिंगल डिस्प्लेसमेंट लिख दिया जाए, या फिर ओनली सिर्फ डिस्प्लेसमेंट भी अगर लिखा है तो दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं, दोनों सेम है। ठीक है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्प्लेसमेंट। अब मैंने बोला था अगर रिएक्शन में कोई एक अकेला है तो प्रोडक्ट में भी देख लो अकेला है क्या कोई, दोनों डिफरेंट है तो बिना कुछ सोचे डिस्प्लेसमेंट मार दो या फिर सिंगल डिस्प्लेसमेंट मार दो, बिना कुछ सोचे। ठीक है, देखो हुआ क्या, लेड पहले अकेला था, कॉपर क्लोराइड यहाँ पर था, तो कॉपर ने देखा क्लोराइड में ऑब्जर्व किया भाई कॉपर से अच्छा तो लेड है, तो ऐसा करें कि हम लेड के साथ दोस्ती कर लेते हैं और कॉपर को छोड़ देते हैं। कॉपर से पहले इलेक्ट्रॉन लिया था ये, ठीक है, इलेक्ट्रॉन लिया था, ये +2 स्टेट में रहा होगा। ठीक है, अब बोला कि लेड ऐसा करो कि तुम आओ मेरे बगल में Pb+2 तुम भी बन जाओ और 2 इलेक्ट्रॉन मुझे दे दो, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन मैं कॉपर को दे देता हूँ, कॉपर से दोस्ती तोड़ देता हूँ। अब इलेक्ट्रॉन जैसे ही कॉपर को मिला, कॉपर की तो बात ये थी भाई दोस्ती इसी बात पर हुई थी दोनों की कि मैं दोनों इलेक्ट्रॉन तुम्हें दूंगा, तुम मुझे 2 इलेक्ट्रॉन ले लेना, बस दोनों की वहीं पे दोस्ती हुई थी। उसने उसका 2 इलेक्ट्रॉन वापस कर दिया, उससे दोस्ती खत्म। अब जैसे ही इसने इसका 2 इलेक्ट्रॉन लिया, लेड से दोस्ती शुरू, तो दैट इज सिंगल डिस्प्लेसमेंट। तो एक आए और दूसरे को भगा दे तो ये क्या हो गया, सिंगल डिस्प्लेसमेंट। विच एलिमेंट इन फॉलोइंग रिएक्शन गेट्स ऑक्सीडाइज्ड, कौन ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, कौन रिड्यूस्ड हुआ है, H2SO4 प्लस जिंक मिलके क्या बना रहे हैं, जिंक SO4 प्लस H2। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जिंक पहले क्या था, 0 स्टेट में था, अब क्या होगा +2 में, तो यहाँ क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हुआ। और यहाँ पर अगर देखेंगे हाइड्रोजन की बात करूं तो हाइड्रोजन इज +1, यहाँ पर 0, तो यहाँ पर क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ। तो पूछा गया है कौन सा ऑक्सीडाइज हुआ, तो जिंक क्या हुआ है, ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, तो बिना कुछ सोचे जिंक या जस्ता पर ऑप्शन मार दीजिए। CHS 2019 में पूछा हुआ सवाल है ये। ठीक है, अगर रिडक्शन पूछता तो कौन रिड्यूस्ड हुआ है, तो रिड्यूस्ड हुआ है H2SO4। ठीक है, हाइड्रोजन रिड्यूस्ड हो गया। हाँ, अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। इन द रिएक्शन Cu2 प्लस Fe, ठीक है, Cu2 प्लस Fe, ये मिलके क्या बना रहा है, Cu प्लस Fe2 प्लस बन रहा है। सब्सटेंस दैट इज ऑक्सीडाइज्ड, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये 0 है, 0 से कहाँ गया है, +2 में गया है, ये +2 से कहाँ गया है, 0 में गया है, 0 में। तो ये क्या, अगर दोनों की मैं बात कर रहा हूं, मैं एक की सिंगल की बात नहीं करूंगा, ये क्या हो गया, रिड्यूस्ड हो गया। अब बार बार नहीं बताऊंगा, ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइज्ड हो गया। ये कैसे पता चला, +2 से 0 की तरफ। देखो हमेशा कोई भी चीज पॉजिटिव से अगर निगेटिव की तरफ आ रही है तो ये रिड्यूस्ड होगी। ठीक है, अगर निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रही है तो ये क्या होगी, ऑक्सीडाइज्ड होगी। अब इसके लिए आप समझने के लिए देख लो, -3 -2 -1 0 1 2 3। मैं बोल रहा हूं कि पहले कितनी थी, +2 थी, ये प्लस का लिख लो, +1 +2। ठीक है, तो ये कहां भाग रही, निगेटिव की तरफ ही तो भाग रही, लेकिन गई कहां तक, सिर्फ +2 से 0 तक ही गई, तो ये रिडक्शन हो जाएगा। तो ऑक्सीडाइज्ड कौन हुआ, ऑक्सीडाइज्ड हुआ आपका आयरन, दैट इज Fe। कौन ऑक्सीडाइज हुआ है, तो Fe ऑक्सीडाइज्ड हुआ है। Fe2+ थोड़ी ऑक्सीडाइज हुआ, पहले ये ऑक्सीडाइज हुआ ना, Fe2+ नहीं हुआ। हो के क्या बना, वो बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, अगर आप मैग्नीशियम बर्निंग करते हैं तो ये हो गया क्या, दैट इज MgO। तो ये 2 रिएक्शन है मिलके क्या, यहाँ पर सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है, देख लो सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है, क्या सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है, बिल्कुल सिंगल प्रोडक्ट बना, तो बिना कुछ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। लेकिन अगर यहाँ पर ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी अगर एग्जाम्पल में होता कि क्या ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, सो क्या ये है बताइएगा कमेंट बॉक्स में, इट्स योर वर्क। सिंपल सा आपका ये वर्क है, क्या ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, बिल्कुल है। ठीक है, इन द गिवन रिएक्शन MnO2 प्लस HCl प्लस MnCl2 प्लस Cl2 प्लस 2H2O। अब यहाँ पर बताना है कौन ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, कौन रिड्यूस्ड हुआ है, तो ध्यान से देखिएगा, MnO2 प्लस का 4 का HCl, ठीक है, मिलके क्या बना रहे हैं, MnCl2 बना रहे हैं, प्लस Cl2 बना रहे हैं, प्लस का 2H2O बना रहे हैं। तो MnO2 पहले क्या था, देखिए MnO2 बन के कहाँ चला गया, MnCl2 बना गया। सिंपल सी बात, रिड्यूस्ड हुआ है, कैसे, ऑक्सीजन निकाल दिया गया। HCl क्या हुआ है, अगर हाइड्रोजन की बात मैं करूं, हाइड्रोजन क्या हुआ है आपका, हाइड्रोजन क्या हुआ, ऑक्सीडाइज्ड हुआ है। क्लोरीन की बात करूं
तो क्लोरीन अगर आपसे कभी पूछा जाएगा क्लोरीन क्या हुआ, तो क्लोरीन भी ऑक्सीडाइज्ड हुआ है। तो HCl ओवरऑल क्या हुआ है, ऑक्सीडाइज्ड हुआ है। और आपकी जो दैट इज MnO2 ये क्या हुआ है, दैट इज ये हुआ है ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, ऑक्सीडाइज्ड हुआ है। ये क्या हुआ है, रिड्यूस्ड हुआ है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हुआ है तो दिस विल बी रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, दूसरे को जो रिड्यूस कर दे, रिड्यूसिंग एजेंट है ये। ठीक है, और MnO2 विल बी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये, ऑक्सीडाइजिंग डाइजिंग एजेंट। अब देखो ये कैसे पता ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, अब ये ऑक्सीडाइज करेगा तभी ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब इसके पास ऑक्सीजन है तभी तो ये दे पाएगा। अगर मुझे मान लो तुम्हें कोई पॉलिसी बेचनी है तो मेरे पास पॉलिसी तो होनी चाहिए पहले। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है, ऑक्सीडाइज करने का काम करता है। ऑक्सीडाइज करने के लिए ऑक्सीजन दे दो तो भैया वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए MnCl2 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बिल्कुल नहीं। MnO2 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, फटाक से मारिए डी ऑप्शन, आगे बढ़ जाइए। HCl इज रिड्यूस्ड, HCl इज रिड्यूस, बिल्कुल नहीं, ऑक्सीडाइज हुआ है। MnO2 इज ऑक्सीडाइज, बिल्कुल नहीं, रिड्यूस्ड हुआ है। तो जस्ट बाकी के सारे ऑप्शन गलत, डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर योर क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिडॉक्स रिएक्शन, कौन सा रिडॉक्स रिएक्शन है, यहाँ पर ये लिख लीजिएगा H2 + Cl2 है ये। ठीक है, बी ऑप्शन क्या है, H2 + Cl2 मिलके यहाँ पर HCl बना रहे हैं, 2 HCl। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, बस होगा कौन, ये वाला ऑप्शन। देखो ये 0 पे था, ये भी 0 पे था। यहाँ पर ये देखोगे हाइड्रोजन +1 में गया, ये -1 में गया। हाइड्रोजन का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। हाइड्रोजन का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। और क्लोरीन का क्या हुआ है, रिडक्शन। अब ये चीज जो बात मैं बतानी थी भूल गया था, दैट इज ये वाली बात बतानी आपको भूल गया कि रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, जहां पर रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन दोनों साथ में हो रहा हो, दोनों क्या हो रहा हो, साथ में हो रहा हो, तो दैट विल बी रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन, जहां पे साथ में हो एक ही इक्वेशन में। देखो H2 रिडक्शन हुआ है, क्लोरीन का रिडक्शन हुआ है, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हुआ, सेम एक ही रिएक्शन में, दैट विल बी योर रिडॉक्स। सो बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अब इस केस में भी आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडेशन बताना है। तो सिंपल से देखोगे ये क्या हो गए हैं, यहाँ पर आप देखेंगे तो ऑक्सीजन रिमूव हो गया है, हाइड्रोजन सॉरी आयरन से ऑक्सीजन रिमूव हो गया है, आयरन से ऑक्सीजन रिमूव हो गया, तो यहाँ पर क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। यहाँ पर क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। अगर एल्यूमिनियम की बात करोगे तो इसमें ऑक्सीजन ऐड हुआ है, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। ये भी पूछा गया 2015 में, देख लो पूरी कहानी। अगर इनकी मैं बात करूं तो रिडक्शन हुआ है इसका, तो दिस विल बी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये, क्योंकि इसके पास ऑक्सीजन है तो ये ऑक्सीजन एल्यूमिनियम को दे सकता है। अगर इनकी बात करूं तो दिस विल बी रिड्यूसिंग एजेंट। ये क्या है भैया, रिड्यूसिंग एजेंट है, वो उससे ऑक्सीजन छीन ले रहे हैं। बस इतनी सी बात थी, इतनी बातें आपको समझनी थी और कुछ ज्यादा नहीं समझना है। ठीक है, यही पूछा, इन्हीं में से चारों पूछा जा सकता है, कौन ऑक्सीडेशन किसका हुआ है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से। तो तुम पहले ऑप्शन पे जाओ, पहले तुम्हें इक्वेशन को पूरा तोड़ना आना चाहिए। पहले तुम इक्वेशन को पहले पूरा तोड़ लो कि इक्वेशन क्या है और क्या कौन सा टर्म ऑक्सीडाइज हुआ है, कौन रिड्यूस्ड हुआ है। ऑक्सीडाइज हुआ है आयरन ऑक्साइड, और सॉरी रिड्यूस कौन हुआ, आयरन ऑक्साइड। ऑक्सीजन कौन हुआ, एल्यूमिनियम हुआ है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। इस क्वेश्चन में आपको सिंपल सा काम करना है, पूरी की पूरी बैलेंसिंग वाली इक्वेशन है। बैलेंसिंग कर ले जाओगे तुम्हारा काम हो जाएगा, बैलेंसिंग कम कर ले जाओगे तुम्हारा काम हो जाएगा। अब इसके लिए तुम्हें प्रॉपर पूरी इक्वेशन को बताना सिर्फ तुम्हें x और y है, लेकिन फॉर दैट यू हैव टू बैलेंस होल इक्वेशन। तो सिंपल सा KMnO4 प्लस NH3 यहां पर मिलके y हटा दे रहा हूं मैं क्योंकि हमें तो बैलेंस ही करना है। ठीक है, तो यहां पर KNO3 प्लस MnO2 प्लस KOH प्लस H2O। अब देखो बैलेंस करने के लिए मैं पूरा तुक्का ट्रिक का ही यूज करूंगा। ठीक है, आपको भी यही यूज करना है या फिर आप ऑप्शन मेथड से भी जा सकते हैं, सिंपल सा। अगर मैं देखो हर एक एलिमेंट के लिए मेरा दिमाग काम करना चाहिए। मैं K को यहाँ पकड़ता हूं तो K यहाँ कहाँ का है, एक यहाँ है, एक यहाँ है। ठीक है, अगर मैं यहाँ ऑड लेता हूं, ठीक है, मान ली इवन लेता हूं कोई भी नंबर, जैसे मैं K को देखो x क्या है, या तो 4 है, 3 है या 8 है। तो 8 लेता हूं तो मुझे यहाँ पर क्या मिलेगा, y। देखो x और y की ही खेल पे थोड़ा सा हम काम करने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए x में 8 लेता हूं, y को कितना ले लूं, 6। x 8 y को 6, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करने का, 8 + 6 + 2। ठीक है, यहाँ पे 2 से अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा। ठीक है, चलो इसको अभी पेंडिंग में रखते हैं। अगर मान लीजिए इस केस में बात करूं तो x अगर 8 हो गया, यहाँ पर 3 हो गया, तो यहाँ पर 5 लेना पड़ेगा।
मे बी, इट मे बी और नॉट बी, तो इसके ऊपर हम अभी बात नहीं करेंगे। एक्स अगर 3 लेता हूं तो कौन कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता इसके ऊपर बात करते हैं। एक्स अगर 3 लेता हूं, वाई 8 ले लूंगा तो 8 एक 9 अभी हो जाएगा 3, तो बी भी नहीं हो सकता। अगर 4 की बात करूं, यहां अगर मैं 4 रखता हूं, यहां पर 6 रखता हूं, तो भाई 4 के और इधर 6 प्लस एक 7, तो ये भी नहीं हो सकता। तो फर्स्ट भी इनकरेक्ट है। देखो ऑप्शन के थ्रू जितना चलोगे जल्दी हो जाएगा तुम्हारा। अब यहाँ पर 8 अगर रखता हूं, यहाँ पर 8 रखता हूं, यहाँ पर 6 रखता हूं, तो 8 और 6, ठीक है। अगर इस केस में मान लो मैं यहाँ 2 रख देता हूँ, ठीक है, तो पहले के को मैं बैलेंस कर रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या हो गया, के हो गया 8, 6 और 2, बैलेंस हो गया के। एम एन की बात करूं, 8 एम एन है, यहाँ पर एम एन कितना है भैया, यहाँ पर एम एन कितना है, यहाँ पर एम एन सिंपल सा एक ही है, तो यहाँ पर भी 8 ही कर लेता हूँ, ठीक है, 8 एम एन। अब इतनी बात हो गई बराबर, ठीक है, हाँ ठीक है, इतनी बात हो गई बराबर। तो यहाँ पर के 6 था, एन कितना है 6, 6, तो यहाँ पर मैं 6 एन भी कर ले रहा हूँ, ठीक है। अब मुझे बैलेंस करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए अगर मैं इस तरीके की बात करता हूं तो, ठीक है। अगर इस तरीके की बात मैं करता हूं तो बैलेंस करने की जरूरत मुझे नहीं पड़नी चाहिए। देखो 8 चौका 32, 32 यहां हो गया, 6 18, 8 दुना के 16, 8 6 14 और 34, ठीक है, 6 18 और 8 दुना के 16। आई डोंट थिंक कि ये भी होगा, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन इज इनबैलेंस्ड, तो ये नहीं होना चाहिए फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू। तो हमारा बी ऑप्शन भी खत्म हो गया, बचा कौन सा, डी ऑप्शन। अब डी ऑप्शन को चेक कर लेते हैं, डी ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। ऑक्सीजन हो गया 8, ठीक है, वाई 3, ठीक, तो यहाँ कितना हो गया, ये हो गया 8, ये हो गया 3, तो इसको 5 पे रख लेते हैं, ठीक है, 5 रख लिया हमने, 8 के एम एन ओ 4, 5 हो गया यहाँ, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूं एमएन की। देखो अब यही तो फंसेगा मामला इसी में, लेकिन तुम्हें बैलेंसिंग प्रॉपर आनी चाहिए। मैं दोनों चीजें दिखाऊंगा अभी कि मैं कहाँ गलत किया हूँ कहाँ नहीं, ठीक है, दोनों दिखाऊंगा। मैं गलत भी कर सकता हूँ, बस आपको दिखा रहा हूँ कि कितनी आपको फाइटिंग स्पिरिट होनी चाहिए आपके अंदर। अगर 8 आपने रखा तो वाई की वैल्यू 6 होनी चाहिए थी, ठीक है, वाई की वैल्यू 3, यहाँ ऑप्शन से चल रहा हूँ मैं। अब के बैलेंस हो गया, एमएन की बात करते हैं। एमएन इज यहाँ पर 8 होना चाहिए, यहाँ पर मैं 8 कर ले रहा हूँ, ठीक है, 8 कर लिया मैंने। अब ऑक्सीजन की बैलेंसिंग करो, 8 चौका 32 हो गया ये, और 3 3 9, 8 दुना के 16, 16 9 कितना होगा, 16 9, 16 9 25, 25 और यहाँ पर मैं बोलूँ 32, तो 32 और 25 में बैलेंस करने के लिए, हाँ सॉरी, 3 3 9, 8 दुना के 16, 25 5 30, और यहाँ पे 2 अगर मैं ऐड कर दूं तो दिस विल बी 32। ऑक्सीजन कितना हो गया, देखो के इज बैलेंस्ड, के 8 हो गया, ठीक है। ऑक्सीजन इज बैलेंस्ड, ऑक्सीजन यहाँ पर 32 था, देखो इधर भी 32, इधर भी 3 3 9, 8 दुना के 16, और यहाँ पे 5 9 5 14, 14 और 16 30, और 2 यहाँ से 32 हो गया इधर भी। अगर मैं बात करूं अब नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन देख लो कितना है अपना, 3 है यहाँ पे, तो यहाँ पे 3 लिख दो, तो हाइड्रोजन 3 3 9 हो जाएगा, तो 2 दुना के 4 और 5 4 9, तो हाइड्रोजन भी 9 हो गया, ठीक है, और नाइट्रोजन भी कितना आ गया, 3 आ गया दोनों तरफ से। नाउ इट्स बैलेंस। अब फोर्थ इक्वेशन इज करेक्ट। बस इस तरीके से आप क्या करें, ऑप्शन के थ्रू मूव करो। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ऑप्शन के थ्रू जाओगे तो में जल्दी हो जाएंगे चीजें, एक एक करके जाते जाओ, एक एलिमेंट उठाओ बैलेंस करते जाओ, एक एलिमेंट उठाओ बैलेंस करते जाओ, होता जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। इन द रिएक्शन H2S, इन द रिएक्शन H2S SO2 प्लस SO2, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस सल्फर ऑक्साइड मिलके वाटर प्लस सल्फर बना रहे हैं, तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ क्या करेंगे हम, प्लस SO2, हम ऑप्शन के ऊपर नहीं जाएंगे, हम अपना काम करते हैं फटाक से। पहले अपने आप को स्पीड में लाने के लिए हम चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, कौन ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट। यहाँ हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन का ऐड हुआ है, यहाँ ऑक्सीडेशन हुआ होगा, नो डाउट। सल्फर के पास ऑक्सीजन था, अब ऑक्सीजन नहीं है, तो यहाँ रिडक्शन हुआ होगा, रिडक्शन हुआ होगा, ठीक है। जिसका रिडक्शन हुआ होता है उसको छोड़ के, ठीक है, देखो इनका रिडक्शन हुआ तो कराया किसने, इसने, तो ये क्या होंगे, रिड्यूसिंग एजेंट होंगे, रिड्यूसिंग एजेंट होंगे, ठीक है। इनका रिडक्शन हुआ था तो ये रिड्यूसिंग एजेंट, इनका ऑक्सीडेशन हुआ तो ये क्या हो जाएंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे, नो डाउट, कोई भी दिक्कत नहीं है भैया। चलिए बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब पूछा क्या गया, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, हाइड्रोजन सल्फाइड, खत्म, यही तो है। पहले प्रोसेस को समझो, क्वेश्चन करो। चलो आगे आ जाओ। विच ऑफ एमंग ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर आप ध्यान से देखेंगे पूरी ऑप्शन को कर लो, पहले तुम पूरा कर लो फिर मैं समझाता हूं आपको।
कौन सा एक्सोथर्मिक है, कौन सा इंडोथर्मिक है प्रॉपर। तुम चीजों को करोगे तुम्हें समझ में आएगा, ठीक है, कौन सा एक्सोथर्मिक है, कौन सा इंडोथर्मिक है। अब देखो एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया नहीं, दैट इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ। मैंने बताया तो है डीकम्पोजिशन रिएक्शन, लेकिन पूरा नहीं बता पाया था, मुझे अभी याद आया जस्ट। डीकम्पोजिशन भी 3 तरीके का होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक, इलेक्ट्रोलाइटिक, दूसरा थर्मल, थर्मल, फोटोलाइटिक, फोटोलाइटिक। अब देखो ये तीनों में अंतर क्या है। देखो यहां पर होता क्या था कि बी, एक कंपाउंड ये टूट के बनेगा ए प्लस बी में। एक कंपाउंड जब दो या दो से ज्यादा डिफरेंट कंपाउंड में बने, दैट विल बी, दैट इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। लेकिन इस डीकम्पोजिशन को कराने के लिए कुछ देना पड़ेगा। तो पहला केस जब आपको करंट देना पड़े, करंट, इलेक्ट्रिक करंट देना पड़े, तो ये इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन हो जाएगी। दूसरा थर्मल मतलब हीट जब देना पड़े। तीसरा फोटोलाइटिक मतलब सनलाइट की प्रेजेंस में जब कराना पड़े, तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन। तो तीनों है, जब इलेक्ट्रिक करंट दोगे इलेक्ट्रोलाइटिक का डीकम्पोजिशन, हीट दोगे थर्मल डीकम्पोजिशन, फोटोलाइटिक दोगे तो सनलाइट। अब ये एग्जांपल्स तुम्हें एनसीईआरटी मिल जाएंगे। इलेक्ट्रिक करंट, अगर हमें वाटर से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करना होता है तो हम क्या करते हैं, सिंपल सा इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन कराते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं। अगर मान लीजिए कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ना है, उस केस में हीट को यूज करोगे, ठीक है। किसी भी दो एलिमेंट को तोड़ के अलग करना है तो हीट का यूज करोगे, हीट के थ्रू। फोटोलाइटिक में अगर आप बोलोगे तो आपने एग्जांपल देखा होगा, दैट इज हम, आप देखोगे सिंपल सी कि फोटोलाइटिक इफेक्ट आपको दिख जाएगा उसमें, ठीक है। सिल्वर क्लोराइड आप एग्जांपल में देखोगे कि सनलाइट में हम रखते हैं तो वो व्हाइट से ग्रे में हो जाता है, ठीक है, क्योंकि वहां एजी आपका अलग हो जाता है, ठीक है। तो वो भी उस एक केस है। तो यहाँ पर देखो, और डीकम्पोजिशन रिएक्शन मैंने बताया कि इंडोथर्मिक होता है, इंडोथर्मिक होता है डीकम्पोजिशन। तो यहाँ देखो एक कंपाउंड दो में टूट रहा है तो ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, बट इंडोथर्मिक हमें पूछा गया एक्सोथर्मिक, इंडोथर्मिक। सिंगल दो में टूट रहा है ये भी नहीं होगा डीकम्पोजिशन रिएक्शन, सिंगल दो में टूटा डीकम्पोजिशन रिएक्शन नहीं। सिंगल दो में तभी टूटेगा जब उसको कुछ दोगे, एनर्जी दोगे। अब यहाँ पे दो मिलके कंबाइन कर रहे हैं, कंबाइन करके क्या करेंगे, कुछ एनर्जी रिलीज करेंगे, दिस विल बी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बस हो गया काम खत्म। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, दिस इज योर होमवर्क। और जाते जाते अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक भी कर देना। आई थिंक थोड़ी सी लंबी हो गई होगी, बट फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू मैंने आपको प्रॉपर हर एक चीज देने की कोशिश की है और हर एक टर्म को समझाने की कोशिश किया। ऑप्शन एलिमिनेशन आपको दिखाया, बैलेंसिंग दिखाया, हर एक चीज आपको समझाने की कोशिश की। अगर कोई भी चीज आपको डाउट लग रही, कोई भी चीज, तो आप कमेंट करके बताइएगा। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा आपको हर एक चीज, हर एक क्वेश्चन, हर एक टाइप के क्वेश्चन कराने की कोशिश करूंगा, ठीक है। बाकी कुछ भी अगर प्रॉब्लम हो कमेंट करके बताइएगा। और टेलीग्राम @rankers CHS में जरूर ज्वाइनिंग ले लीजिएगा कि यहीं पर इस क्लास की पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ठीक है। जाते जाते बस इतना करूंगा, एनसीईआरटी पढ़ लो, ठीक है, प्रैक्टिस प्रॉपर करो, क्वेश्चंस को लगाओ, नहीं आता है कमेंट में बताओ, मैं वहां पे पूछूंगा, बताऊंगा। और एक प्रैक्टिस सेशन भी कुछ दिन बाद अपन कर लेंगे तो सारी चीजें हमारी क्लियर होती जाएंगी, ठीक है। हर एक चीज को लगाएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर लगा लेना, तुम्हें लगाओगे तुम्हें खुद ही समझ में आएगा। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है लास्ट के, ठीक है। तो लगाओगे तुम्हें समझ में आएगा कि भैया ने जो पढ़ाया और जो आया कहीं डिफरेंट नहीं है। बस उतना करके जाना और उतना करके जाना, फोड़ के आना है तुम्हें, ठीक है। बाबा, जय हिंद।